हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे दोस्तों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। कुछ भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इससे पहले वाले भागों से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी भाग हम कंप्लीट करेंगे वो उससे पहले वाले भागों से ही रिलेटेड होता है। तो इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विभव का मान कितना होता है। माना कि हमारे पास यहां पर कोई आवेश है और उसकी वैल्यू जो है वो q है, तो इससे r दूरी पर अगर हम विभव की गणना करना चाहें तो इस बिंदु P पर जो विभव हमें प्राप्त होता है उसका जो मान था वो था kq/r, जहां k जो है वो एक कांस्टेंट है, q इस बिंदु आवेश का मान है तथा r जो है वो इस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी है जहां पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं। यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन सभी का उपयोग हम आज की कक्षा में करेंगे, इसलिए आप इनसे पहले जितने भी भाग बने हुए हैं उनको एक बार अवश्य देख लीजिए ताकि आपको इन सूत्रों की बेसिक जानकारी हो सके। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास एक आवेश नहीं बल्कि एक से अधिक आवेश मौजूद हो तो इन सब की वजह से फाइनल इस बिंदु P पर कितना विभव होता है उसके बारे में भी हम कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि इन सभी आवेशों की वजह से इस बिंदु P पर जितने विभव प्राप्त होते हैं उन सब का अगर हम बीजगणितीय योग कर देते हैं तो उस बिंदु P पर परिणामी विभव हमें प्राप्त हो जाता है। यानी एक से अधिक आवेश अगर हमारे पास में मौजूद हैं तो उन सब की वजह से फाइनल कितना विभव होगा उसका तरीका हम ज्ञात कर चुके हैं कि इन सभी अलग अलग आवेशों के कारण जो अलग अलग विभव प्राप्त हो रहे हैं उन सब का आप क्या कर दीजिए, बीजगणितीय योग कर दीजिए, तो हमें उस बिंदु P पर परिणामी विभव प्राप्त हो जाता है। क्लियर है यहां तक। इसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो उसके अनुसार हमारे पास में यह है कि यहां पर हमारे पास दो आवेश अवेलेबल होते हैं वैद्युत द्विध्रुव में जिनके मान बराबर होते हैं, यानी इनका जो परिमाण होता है वो समान होता है, लेकिन प्रकृति उनकी विपरीत होती है। यानी हमारे पास एक प्लस का आवेश होगा, एक माइनस का आवेश रहेगा और दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से दो आवेशों का ये जो निकाय बनेगा, ये जो जोड़ा बनेगा, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है। तो हमें इन दोनों आवेशों की वजह से किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि एक आवेश की वजह से विभव ये होता है और अनेक आवेशों की वजह से जो विभव आएगा उसका तरीका आपको पता है। एक आवेश की वजह से विभव ज्ञात कीजिए, दूसरे आवेश की वजह से कितना विभव आएगा वो ज्ञात कर लीजिए और दोनों का योगफल कर दीजिए, तो हमें वहां पर फाइनल विभव प्राप्त हो जाता है। तो हमारा आज का जो मकसद है वो भी हमें समझ में आ चुका है कि यहां पर एक प्लस Q आवेश की वजह से कितना विभव होगा, माइनस Q की वजह से कितना विभव होगा, दोनों का हमें टोटल करना है और फाइनल हमें ज्ञात करना है परिणामी विभव का मान। तो इसी को देख लेते हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, समझ लेते हैं आज के टॉपिक को। तो यहां पर हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। उसके अनुसार माना कि यहां पर हमारे पास एक बिंदु आवेश है और एक बिंदु आवेश हमारे पास यहां पर है। यहां पर जो बिंदु आवेश है उसका मान हमारे पास में है -Q और इसका मान है हमारे पास में +Q, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं जिनके परिमाण समान होते हैं, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। माना कि ये -Q आवेश है वो बिंदु A पर स्थित है और +Q आवेश जो है वो बिंदु B पर स्थित है और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो हम मानते हैं कितनी, 2a, ताकि कैलकुलेशन उसकी आसान हो सके, या आप यहां पर स्मॉल d भी दोनों के बीच की दूरी मान सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य का जो बिंदु होता है उसे हम उस वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहते हैं। तो जब हमारे पास इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है तो इसके सेंटर से प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी कितनी रहेगी, स्मॉल a रहेगी।
ये कथन आप लिखते भी जाएं कि माना हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके केंद्र O से प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल a है। अब हम ये भी जानते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाते हुए जो रेखा गुजरती है उसे हम उस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं, तथा इसके केंद्र से अक्ष के लंबवत जो रेखा गुजरती है उसे हम उसकी निरक्ष कहते हैं। यहां तक क्लियर है। तो अब हमने जो बिंदु P लेना है जिसके ऊपर हमें इन दोनों आवेशों की वजह से विभव ज्ञात करना है, वो माना कि न तो अक्ष पर है और न ही निरक्ष पर है, उसकी स्थिति जो है सपोज कीजिए यहां पर है, यानी P बिंदु जो है वो यहां पर है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट होता है उसके अनुसार ये होता है कि किसी एक आवेश की वजह से जो विभव आता है वो होता है V बराबर KQ अपॉन R। R जो है वो उस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी है। तो हम यहां पर माइनस Q की वजह से जो विभव ज्ञात करेंगे बिंदु P पर, तो उसके बीच की दूरी भी हमें चाहिए। तो माना कि इनके बीच की जो दूरी है वो सपोज कीजिए R1 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, R1। तो माइनस Q की वजह से जो विभव का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन चुका होगा, V बराबर KQ अपॉन R1। यहां पर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगाइए, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा लीजिए। तो इसका मतलब माइनस Q की वजह से जो विभव होगा उसका फॉर्मूला होगा ये वाला, जो इससे पहले वाले भागों के अनुसार ही हमने ज्ञात किया है। अब सेकंड ये है कि इस प्लस की वजह से भी विभव आएगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, V2 बराबर K प्लस का है तो प्लस लगा लीजिए, और दूरी B से लेके P के बीच की दूरी, और वो दूरी हम मान लेते हैं कितनी, R2 है। यानी यहां से और B बिंदु के बीच की जो दूरी है वो हमने कितनी मान ली है, R2 है। तो अब हमारे पास ये जो बिंदु P है वो इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, उस दूरी पर हमें फाइनल मान ज्ञात करना है। तो केंद्र से P बिंदु के बीच की जो दूरी है, केंद्र से P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r। द्विध्रुव के केंद्र से इस P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। माइनस Q से P बिंदु के बीच की दूरी R1 है, प्लस Q आवेश से P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r2 है। अब आपके पास ये जो OP रेखा जो है, एक तरह से OP रेखा जो है वो इस द्विध्रुव से कितना एंगल बना रही है, मान लीजिए थीटा कोण बना रही है। अगर आपके बिंदु P जो है वो इसकी अक्ष पर होता है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर P बिंदु जो है वो यहां पर होता है, यानी कहां पर होगा, उसके निरक्ष पर, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है यहां तक। तो अब हमारे पास में P बिंदु पर जो विभव आएगा उसके जो निर्देशांक आएंगे फाइनल, वो एक तो r के रूप में आएंगे और एक किसके रूप में आएंगे, थीटा के रूप में आएंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल दिया हुआ है और एक दूरी हमारे पास कौन सी है, r है। तो अब हमें करना क्या है, माइनस Q की वजह से P पर विभव ज्ञात करना है, प्लस Q की वजह से P पर विभव ज्ञात करना है, और हमारे को इनका अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है और फाइनल विभव का मान ज्ञात करना है। अब आपके पास में यह है कि सेंटर से जो दूरी है वो हमारे पास स्मॉल r है और एंगल कितना है, थीटा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास P बिंदु पर जो फाइनल विभव आएगा उस विभव का मान r के रूप में और थीटा के रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हमने केंद्र से P के बीच की जो दूरी मानी है, यानी फाइनल जो डिस्टेंस हमने यूज किया है वो कितना है, r है, और कितना एंगल बन रहा है वहां पर, थीटा कोण। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा R1 और R2 के रूप में, क्योंकि बिंदु आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी R1 और R2 के रूप में है। तो इसका मतलब हमें R1 और R2 को चेंज करना पड़ेगा बाद में, और किसके रूप में लाना पड़ेगा, R और थीटा के रूप में। कैसे होगा उसको भी समझेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका डायग्राम। डायग्राम में हमने क्या क्या किया है वो आप यहां पर लिख सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास कौन कौन सी राशियां अवेलेबल हैं। ये हो गया इसका कथन, जिसके अनुसार माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके केंद्र O से प्रत्येक आवेश की जो दूरी है वो स्मॉल a है, तथा उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तब तो अब हमें क्या करना है,
एक बार इसकी वजह से विभव ज्ञात कर लीजिए, एक बार इसकी वजह से विभव ज्ञात कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारे पास विभव आ जाता है। और जो विभव आएगा वो R1 और R2 के फॉर्म में आएगा, जिसको चेंज करना है किसके रूप में, R और थीटा के रूप में, और हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। देख लेते हैं इसको। इसके आगे यहां पर है माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या फॉर्मूला होगा देखिए। मान लेता हूं इसको मैं V1 बराबर हमारे पास में होगा माइनस KQ अपॉन R1। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, जहां K बराबर हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट है। एप्सिलॉन नोट का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मतलब ये जो प्रक्रिया है वो किस में चल रही है, निर्वात में। क्लियर है? यहां तक माइनस यूज किया तो आप माइनस लगा लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में होगा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर विभव। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कितना प्राप्त होगा देखिए। V2 बराबर अब हमारे पास में हो जाएगा KQ अपॉन R2, क्योंकि आवेश कौन सा है, Q प्लस का है तो आप पॉजिटिव यूज कर लीजिए। और इस प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, R2 है। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हमें P बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव किस तरीके से ज्ञात करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। हम यूज कर लेंगे यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको आसानी से और समझते हुए बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। ज्यादा हार्ड नहीं है। दो आवेश हमारे पास में है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, तो वहां पर जो निकाय है वो इलेक्ट्रिक डायपोल बन चुका है। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से वहां पर एक भौतिक राशि प्राप्त होती है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से दर्शाया जाता है। और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इसका मतलब माइनस Q से प्लस Q की ओर जो राशि आएगी वो हमारे पास में आ जाएगी, कौन सी, P वेक्टर। ये P बिंदु है और ये है P वेक्टर, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका मान हम जानते हैं आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी अल्प विस्थापन। ये होता है इस P का फॉर्मूला। यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे वाले भाग में हमें क्या करना है, V1 और V2 दोनों को जोड़ना है और फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। कंप्लीट कर लीजिए आप इसको, यहां तक बढ़ते हैं फिर इससे आगे। देखिए अब इसके आगे का भाग। P बिंदु पर जो विभव है वो आ जाएगा हमारे पास V बराबर V1 प्लस V2। क्लियर है? V1 और V2 के मान आप यहां पर पुट कर लीजिए। तो V बराबर हमारे पास में है माइनस KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2। यहां पर KQ जो है वो कॉमन आ रहा है। देखिए बिल्कुल आराम से आप इसको रिवीजन कीजिए। तो यहां पर KQ हमने कॉमन ले लिया है। यहां पर क्या बच गया, 1 अपॉन R1, और साथ में साइन किसका बचा, माइनस का। यहां पर साइन है प्लस का, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन R2। ठीक है? अब आप देखिए यहां पर भिन्नों में संख्या है तो आप इसका ले लीजिए एलसीएम, क्योंकि जैसे ही भिन्नों में संख्या हो, बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो आप तो उसका एलसीएम लेकर हल कर लीजिए, बाकी का देखा जाएगा उसके बाद में। आपके पास यहां पर V इज इक्वल टू KQ, एलसीएम आपको क्लियर हो रहा होगा। यहां पर R1 और R2 आएगा। R1 का भाग देंगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा R2। यहां पर साइन ऑलरेडी माइनस का है तो आप यहां पर R2, आपके पास यहां पर प्लस है, R2 से R2 कैंसिल होगा तो यहां पर क्या जाएगा, R1। इसको हम प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, V बराबर यहां पर देखिए KQ, यहां पर हमारे पास में आ जाएगा R1 माइनस R2 अपोन में हो जाएगा R1 और R2। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3।
अब हमारे पास में हमने ये माना था कि उसके केंद्र से r दूरी पर वो बिंदु P है, तो इसका मतलब ये r1 और r2 जो है इनको आपको कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से r के फॉर्म में, और साथ में थीटा है। तो हमारे पास इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक तो ये जो द्विध्रुव होता है उसके बीच की दूरी बिल्कुल कम मानी जाती है, तो इस स्थिति में अगर आप P को केंद्र मानकर यहां r दूरी तक लेकर आप इसका एक सर्किल बनाते हैं, तो सर्किल बनाने पर ये आपकी यहां से गुजरेगा। तो जब आपकी ये यहां से गुजरेगा तो इसका मतलब यहां तक की जो दूरी होगी वो और यहां तक की जो दूरी होगी वो इसके क्या होगी, आपस में बराबर होगी। या तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि यहां से हमने क्या किया, इस P और रेखा को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया और अब इस रेखा से यानी जो PA रेखा थी तो A बिंदु से इसके ऊपर आप एक लंब डाल दीजिए। यहां पर आपको क्या डालना है, एक लंब डालना है इस बिंदु पर, और इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, C। बिल्कुल आराम से आप इसको कंप्लीट कीजिए। अब सेकंड ये कर सकते हैं यहां से कि इस B बिंदु से भी इस रेखा के ऊपर क्या डाला, हमने एक लंब डाला है। P और रेखा को हमने आगे बढ़ाया, P और रेखा को आगे बढ़ाया तो हमारे पास इस रेखा पर A बिंदु से एक लंब डाला, कौन सा, AC, और B बिंदु से इसके ऊपर एक लंब डाला तो ये बिंदु आ गया हमारे पास में कौन सा, D। तो एक लंब हो गया BD और एक हो गया AC। यहां तक ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, जब ये एंगल आपके थीटा होगा तो ये वाला जो एंगल है वो भी कितना बनेगा, थीटा ही तो बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां पर जो एंगल है वो एंगल भी आपके कौन सा होगा, थीटा ही होगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास यहां पर हमारे पास P की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर है, इसी से हमें अब समझना है। और अब हमारे पास देखिए यहां पर P से लेकर C के बीच की जो दूरी है, P से लेकर C के बीच की जो दूरी है, यानी PC जो है वो अब लगभग बराबर किसके है, PA के बराबर है, यानी PA के बराबर है। आप सिर्फ ये वाली लाइन देखिए, PA और PC ये दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, PA का मान ज्ञात करना है। तो PA का मान ज्ञात कर लीजिए, या आप किसका मान ज्ञात कर लीजिए, PC का मान ज्ञात कर लीजिए। तथा सेकंड अब हमारे पास देखिए PB का जो मान है वो अब किसके बराबर है, PD के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि PB जो है वो लगभग बराबर किसके है, PD के बराबर। तो आपको किसका मान चाहिए, PB का मान चाहिए, और PB का मान जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, PD के बराबर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो आपने यहां पर किया क्या है, तो वो आप यहां पर नोट कर सकते हैं। अब P और रेखा को आगे बढ़ाकर A व B बिंदु से लंब डालते हैं, तब लंब क्या होंगे, AC व BD होंगे। अतः यहां पर हमें ज्ञात करना है PC और PD का मान, जिससे हमें मिलेगा PA और PB का मान। तो फिलहाल आप इसको यहां तक तो कर लीजिए नोट, और फिर देखते हैं इसके आगे का भाग कि किस प्रकार से मिलेगा हमें PC और PD का मान। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। देखिए इसके आगे का भाग, हमारे पास PA जो है वो लगभग बराबर हो गया PC के, और PA जो है वो किसके बराबर है, R1 के। ठीक है, यहां से हमारे पास इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। तथा R2 जो है वो किसके बराबर है, PB के बराबर है, और ये मान किसके बराबर है, PB के बराबर है। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। तो हमें किसी भी तरीके से PC और PD का मान ज्ञात करना है। तो अब आप यहां से देखिए PC जो है वो देखिए हमारे पास P से लेकर C बिंदु, यहां से थोड़ा फोकस कीजिए, P से लेकर C, तो P से लेकर O बिंदु तक तो हमारे पास दूरी है R, और O से लेकर C, ये दो भाग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं अब, क्योंकि PC जो है वो किस किस का योगफल है, यहां पर हमारे पास PC जो है वो PO प्लस OC के योगफल के बराबर है। यहां पर PC जो है वो PO प्लस OC के योगफल के क्या है, बराबर है। हमारे पास PO का जो मान है वो तो किसके बराबर है, R के बराबर है, लेकिन हमारे पास OC का मान अवेलेबल नहीं है।
तो हमारे पास देखिए पीसी जो है उसे मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, पीए के बराबर। पीओ जो है वो किसके बराबर है, आर के। और यहां पर ओसी जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और पीए जो है वो किसके बराबर है, R1 के। तो इसका मतलब R1 बराबर हमारे पास में आ जाएगा R प्लस OC। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, OC का मान ज्ञात करना है, यानी यहां O से लेके C के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहां पर देखिए त्रिभुज, देखिए ACOC, त्रिभुज ACOC। तो यहां से आप देखिए यहां पर ये लंब था, इस कारण से ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है यानी A से लेकर O, ये तो हो गया इसका कर्ण। यहां पर थीटा यहां पर बन रहा है, इसका मतलब थीटा के सामने वाली जो भुजा है AC, वो हो गया हमारे पास लंब। और OC जो है वो क्या बच गया, आधार। तो आपके पास देखिए A से O के बीच की दूरी यानी A अवेलेबल है, यानी कर्ण आपके पास में अवेलेबल है। और OC जो है वो इसका आधार है। आधार हमें ज्ञात करना है, कर्ण आपके पास अवेलेबल है। तो आधार और कर्ण में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग होगा, cos थीटा का उपयोग होगा। तो आपको यहां से ज्ञात करना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण। और यहां से आधार हमारे पास में है OC और कर्ण हमारे पास में है AO। ठीक है, OC हमारे पास में निकालेंगे तो OC बराबर हमारे पास में आ जाएगा AO cos थीटा। AO का जो मान है वो हमारे पास में है A, तो OC बराबर हो जाएगा A cos थीटा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 7। आपको चाहिए क्या था, OC का मान। किस रूप में आ चुका है ये, थीटा के रूप में। A हमारे पास अवेलेबल था, तो समीकरण 7 से मान आप समीकरण नंबर 6 में रख दीजिए, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, R1 का। तो हमारे पास में आ जाएगा, हमारे पास देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां से हमारे पास में आ जाएगा R1 बराबर, R हमारे पास अवेलेबल है, प्लस में OC है जिसका मान हमारे पास में आ गया A cos थीटा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 8। और हमें R1 चाहिए था, इसका मतलब समीकरण नंबर 3 में जो R1 है उसकी जगह आपको ये वाला मान रखना है। कंप्लीट हो जाता है यहां तक। अब सेकंड हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना है, PD का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब PD बराबर, PD देखिए कहां पर है, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट हमारे पास PD है। क्लियर है यहां तक। लेकिन हमारे पास पॉइंट कहां तक का मौजूद है, PO तक का। तो यहां से लेकर ये मार्कर जो है वहां तक की टोटल दूरी हमारे पास में है R, और हमें ज्ञात करना है सिर्फ यहां तक का। तो इसका मतलब इतनी दूरी आपकी कम हो चुकी है। और ये जो दूरी कम हो रही है वो कौन सी दूरी कम हो रही है, O से D तक की। इसका मतलब PO में से आपके OD दूरी कम हो जाएगी, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, PD का मान। और वो PD का मान किसके बराबर हो जाएगा, PB के बराबर। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, अब PD हमें ज्ञात करना है, तो वो PO के मान से कम है कितना, OD कम है, OD कम है। PD जो है वो PD किसके बराबर है, PB के बराबर। और PB जो है वो किसके बराबर है, R2 के। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं R2। PO किसके बराबर है, R के बराबर, क्योंकि हमें तो R2 का जो मान है वो RA या थीटा के फॉर्म में ज्ञात करना था। यहां पर हमारे पास में क्या है, OD। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको 9। अब आपको और क्या चाहिए, O से D के बीच की दूरी चाहिए। देख लीजिए आप इसको भी, OD देखिए यहां पर ये 90 है, तो ये हो गया इसका कर्ण, ये भुजा हो गई इसकी लंब, और ये भुजा क्या हो गई इसका आधार। तो वही फॉर्मूला लगेगा, आधार बटा कर्ण, यानी cos थीटा वापस रिपीट होगा। त्रिभुज कौन से BDO से, तो यहां से cos थीटा बराबर आधार कितना है दोस्तों, OD है, आधार है OD, और कर्ण हमारे पास में है OB। हमें क्या चाहिए, OD चाहिए, तो हमारे पास में है OB, और ये हो गया cos थीटा। यहां से OB का जो मान है, O से B तक का जो मान है वो A है। आगे हमारे पास में है cos थीटा, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 10। OD जो है उसका मान आप समीकरण नंबर 9 में रख लीजिए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, यानी समीकरण 10 से OD का मान कहां पर रखना है, OD का मान समीकरण 9 में रखने पर तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देख लेते हैं। समीकरण 9 में आप किसका मान निकाल रहे हो, R2 का मान। फिर हमारे पास में है R,
ओडी हमारे पास क्या आया, ए कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 11। यहां से आपको क्लियर यही हो रहा है कि जब आप R1 निकालोगे तो R में OC एक्स्ट्रा जुड़ रहा है और OC का मान है a cos थीटा। जब आप R2 का मान ज्ञात करोगे तो आपको PD का मान चाहिए और PD का जो मान प्राप्त हो रहा है वो R वाले मान से कितना कम हो रहा है, OD कम हो रहा है और OD का मान भी कितना है, a cos थीटा है। तो इस संरचना से हमने ये समझ चुके हैं, हमारे पास R1 हो जाएगा R प्लस a cos थीटा और R2 हो जाएगा R माइनस a cos थीटा। तो R1 और R2 के जो मान है यानी समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 11 से R1 और R2 के मान अब हम किस में पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 3 में, जहां पर हमने परिणामी विभव का फॉर्मूला निकाल रखा है उसमें मान पुट करेंगे और हल कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विभव का फॉर्मूला। नोट कर लीजिए फिलहाल आप इसको यहां तक, फिर देखते हैं इसके आगे का हल। और प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कंप्लीट होने के चांस लग रहे हैं कि भाई हमारे कंप्लीट होगा तो अन्य दोस्तों को भी आप सेंड कर दीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। अब देख लेते हैं इसके आगे का भाग। उसके अनुसार समीकरण 8 व समीकरण 11 से R1 व R2 के मान समीकरण 3 में रखने पर आप यहां पर नोट करते जाइए साथ के साथ, जिससे आपको पता भी चले कि हो क्या रहा है। यहां पर हमारे पास समीकरण नंबर 3 जो था वो याद कीजिए, V बराबर था KQ। यहां पर था हमारे पास में R1, यहां पर था R2 और यहां पर है R1 और R2। ये था समीकरण नंबर 3। आपको पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको डायरेक्ट मान लिखने हैं। ये क्या समीकरण था ये आपको यहां पर बताया है सिर्फ, तो आपको लिखना है ये वाला मान V बराबर, यहां पर है KQ, यहां पर R1 का जो मान था वो हमारे पास में आया था R से एक्स्ट्रा था R a cos थीटा, यहां पर है माइनस, तो आप यहां पर ब्रैकेट लिखकर इसको हल कीजिए ताकि आपकी गलती न हो सके। यहां पर है R माइनस a cos थीटा, ये हमारे पास R1 R2 के मान रखे, नीचे भी आप रख लीजिए। यहां पर नीचे आपके गुणा में है, ध्यान रखिए, ऊपर आपके माइनस में है, तो काफी बार बच्चे गलती कर देते हैं यहां पर साइन लगाने में, R माइनस a cos थीटा। ब्रैकेट को आप यहां से कर लीजिए ओपन और आपके पास नीचे वाला जो पद है वो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है KQ। यहां पर हमारे पास में है R प्लस a cos थीटा, यहां पर है माइनस का साइन तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइनों को ये चेंज कर देगा, तो हमारे पास में R, यहां पर है प्लस का a cos थीटा और ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर की जगह हो गया R स्क्वायर और यहां पर हो गया b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए माइनस का R है और प्लस का R है, यानी R में से R घटेगा तो वहां पर वो हट जाएगा। a cos थीटा हमारे पास में हो गए डबल, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा V बराबर KQ, यहां पर हो गया 2a और यहां पर हो गया cos थीटा, अपोन में हमारे पास में चल रहा है R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहां पर हो गया cos स्क्वायर थीटा। आप यहां पर इस पद को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्म हम बनाना चाहते हैं तो Q इंटू 2a, जो अभी आपको यहां पर लिखा भी था, Q इंटू 2a किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, यहां पर मैंने लिख लिया K, यहां पर मैंने लिख दिया इसको Q इंटू 2a, दोनों को पास में लिख दिया ताकि ये P का रूप ले सके। यहां पर हो गया हमारे पास cos थीटा, यहां पर नीचे है R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 12। क्लियर है। अब इसके आगे हम कंडीशन लगाते हैं, फिर देखते हैं। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2a। क्लियर है। तो यहां Q इंटू 2a जो ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, इसकी जगह तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूंगा, P पुट कर दूंगा। सेकंड हमारे पास में यह है कि यदि R वेरी वेरी ग्रेटर देन है A,
यानी द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो बहुत छोटी है, किससे? केंद्र से P बिंदु के बीच की दूरी की तुलना में। तो यहां पर हम इस आर स्क्वायर की तुलना में इस पूरे पद को क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। यदि r वेरी वेरी ग्रेटर देन a है तब आर स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, यानी इसको हटा सकते हैं इस पद को। तब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो देखिए क्या होगा। यहां पर होगा हमारे पास v बराबर, यहां पर है k, यहां पर हमारे पास q इंटू 2a की जगह मैं लिख सकता हूं p, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा और नीचे हमारे पास में आ जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये पद तो यहां से हट ही जाएगा। और यही हमारे पास उस विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव का फॉर्मूला है, V बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो अब आप यहां पर चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि सदिश रूप में ये होगा क्या। सदिश रूप में लिखने पर V बराबर यहां पर है K, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं PR cos थीटा, यानी मैंने ऊपर R पुट किया है तो एक R आपके नीचे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में हम चेंज नहीं कर सकते, इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमें चेंज करना होगा। P और R यहां cos थीटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो सेम ऐसा बन जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा वाला। तो AB cos थीटा वाला ये फॉर्म है, तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। तो हमारे पास में आ जाएगा V बराबर यहां पर है K, यहां पर आ जाएगा P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन में आ जाएगा R क्यूब। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहां R वेक्टर की जगह इसको कैप के रूप में भी लिख सकते हैं, वो देखते हैं अब इसके आगे। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का कुछ और भाग, और फिर कुछ कंडीशन लेंगे कि अगर आपके बिंदु अक्ष पर है तो विभव कितना होगा और निरक्ष पर है तो विभव कितना होगा। 4 नंबर के लिए आपके प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा लेंथी तो जरूर होगा, लेकिन आपके समझ में अगर ये पूरा कंप्लीट आ जाता है तो आप उसका पुनः रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए और अभ्यास कीजिए, तो आपका टॉपिक कंप्लीट जरूर होगा। नोट कर लीजिए फिलहाल आप इसको यहां तक, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। वेक्टर फॉर्म हमारे चल रहा था, तो आपके पास में जो फाइनल फॉर्मूला आएगा आप एग्जाम में वो फाइनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपको इतने हल करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसके आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। एकांक सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो आप यहां से आर वेक्टर निकालिए, देखिए आर कैप और आर आ जाएगा, इन दोनों को वज्र गुणन कर देंगे। तो आप यहां आर वेक्टर जो दे रखा है उस आर वेक्टर की जगह आर कैप और आर यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास v बराबर फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा k, यहां पर आ जाएगा p वेक्टर डॉट, यहां पर आ जाएगा r कैप, यहां पर r और यहां पर r क्यूब। तो इससे आगे हमारे पास देखिए यहां पर एक जो r है उससे हमारे पास एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा 2। तो हमारे पास फाइनल जो विभव का फॉर्मूला होगा वेक्टर फॉर्म में वो हो जाएगा p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। ये होगा हमारे पास इसका सदिश रूप, और इसे हम दे सकते हैं इससे आगे वाला जो भी समीकरण है वो नंबर। तो आप यहां पर सदिश रूप में इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम यहां पर 2 कंडीशन हल कर सकते हैं कि अगर P बिंदु जो था वो उस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर हो तो अक्ष पर वैद्युत विभव कितना होगा, और यदि P बिंदु को उस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर लेते हैं तो वहां पर विभव कितना होगा। तो 2 कंडीशनों के बारे में हम यहां पर अध्ययन कर लेते हैं। तो हमारे पास में है विशेष स्थितियां, तो यहां पर हम विशेष स्थितियों में इन दोनों का अध्ययन कर लेते हैं। विशेष स्थितियां, तो हमारे पास यहां पर नंबर 1 है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, इसका मतलब जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो आपकी P बिंदु जो होगा वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर होगा, यानी हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं उसके अक्ष पर। तो हमारे पास फॉर्मूला है V बराबर KP, यहां पर है cos 0 डिग्री यूज करेंगे तो 0 डिग्री अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर। तो फाइनली V बराबर हमारे पास में आ जाएगा K
P/r²। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अक्ष पर हमारे पास जो वैद्युत विभव होगा वो मान कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और एक नंबर के प्रश्न के लिए इस सूत्र को पूछा गया था सत्र 2021 में, यानी इस बार जो एग्जाम हुई थी उसमें राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में इस फॉर्मूले को पूछा गया था। क्लियर है। सेकंड, अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी हमारे पास में जो P बिंदु की जो रेखा थी वो यहां पर आ जाएगी, तो हमारे पास बिंदु हो जाएगा उसके निरक्ष पर। तो हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं निरक्ष पर उसका मान। तो हमारे पास देखिए V बराबर हो जाएगा K P cos 90 डिग्री, अपोन में आ जाएगा r² और cos 90 का मान होता है 0। तो फाइनली हमारे पास उसके निरक्ष पर जो विभव का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये हमारे पास में टॉपिक हो जाता है विभव का कंप्लीट किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए। आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अक्ष और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 1 में हल कर चुके हैं। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर मान ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में था 2kp/r³। और अगर ई निरक्ष की हम बात करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र जो था वो निरक्ष पर अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो था kp/r³। और अब अगर हम यहां पर समझे वैद्युत विभव रियल में होता क्या है, तो उसके अनुसार ये था कि किसी एकांक धनावेश को अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेकर आते हैं तो उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है वैद्युत विभव। तो इसका मतलब है कि वहां पर ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र मौजूद होना चाहिए। तो उस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वही क्या कहलाता है, विभव। तो आप यहां पर देखिए कि जब अक्ष के ऊपर मान है तो इसका मतलब वहां पर अक्ष के ऊपर वैद्युत क्षेत्र मौजूद है, और इसके अक्ष पर अगर वैद्युत क्षेत्र मौजूद है तो इसका मतलब इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब हम उसको लेकर आ रहे थे तब हमें इतना कार्य करना पड़ा था उस एकांक धनावेश को लाने में, तब हमारे पास विभव है ये। अगर निरक्ष की बात करें तो यहां पर आप ये ध्यान दीजिए कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तो मौजूद है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तो मौजूद है, लेकिन वहां पर इसके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। उस कारण से विभव कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। यानी एक ऐसी कंडीशन कि वैद्युत क्षेत्र मौजूद भी है उसके बावजूद वहां पर कोई कार्य नहीं होता है, और यह स्थिति हमें कहां पर मिलती है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो कई बार एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी कोई स्थिति संभव है जहां पर वैद्युत क्षेत्र तो है लेकिन वहां पर वैद्युत विभव नहीं होता है। तो वह स्थिति कहां पर प्राप्त होगी, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने का टॉपिक कंप्लीट। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और यदि कंप्लीट हुआ हो तो अन्य दोस्तों को भी सेंड जरूर कीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे समविभव पृष्ठ का टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।